हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस 8 में। दोस्तों आज की सीरीज में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एटीएम मन की तथा अस्थियां। उसी का दोस्तों आज की सीरीज में हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है छोटी चीजें जो को यानी कि पहला वीडियो जो बना था उसमें दोस्तों हम लोगों ने बेसिक चीज को समझा था, यानी कि मोहर वगैरह के बारे में, हड़प्पा सभ्यता क्या है, मोहर को कैसे इंपोर्टेंस दिया जाता था, यानी कि जैसे आज के जमाने में पासपोर्ट होता है तो उस समय मोहर का प्रयोग करके लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, व्यापार करते थे। तो पार्ट 1 में दोस्तों हम लोगों ने जो है बेसिक चीजों को, मोहनजोदड़ो के बारे में, इन छोटी छोटी चीजों को पढ़ा था। ठीक है, तो जो भी पार्ट 1 को नहीं देखे प्लीज आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां से आप पार्ट 1 को देख लीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में यानी कि हम लोग पार्ट 2 में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ था। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और जो जो पॉइंट आपको नोट करने के बोलेंगे उसको नोट कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद जो है ये चैप्टर आपका बहुत ही मजबूत बन जाएगा। ठीक है, तो आज ये सेकंड वीडियो है, पहला वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ये भी बात कर दिया था कि जो बनावली है एक शहर का नाम है वो हरियाणा में उपस्थित है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, धौलावीरा लोथल जो है वो गुजरात में। ठीक है, तो पहला वीडियो को जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा। मोहनजोदड़ो के बारे में जो है 5 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि 5 नंबर का। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो वाला जो टॉपिक है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आज जो है हम लोग यानी कि पार्ट 2 में हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कोई भी चीज का खोज दोस्तों क्यों होता है वो आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग जो है धीरे धीरे उनके विषय में भूल गए, यानी कि जब कोई भी शहर, कोई भी चीज अगर विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो लोग जो है उनके बारे में धीरे धीरे भूल जाते हैं। ठीक है, तो सेम सिचुएशन था हड़प्पा सभ्यता के साथ। जब हड़प्पा सभ्यता शहर जो है नष्ट हो गया, खत्म हो गया, तो लोग जो उनके बारे में धीरे धीरे भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में कई शताब्दी के बाद रहना शुरू किया, यानी कि जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो लोग जो है फैलने लगे और धीरे धीरे लोग जो है फिर उन्हीं पुराने जगहों में, यानी कि जहां पर पहले हड़प्पा सभ्यता थी वहीं पे लोग रहने लगे। उसको ये पता नहीं कि हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन लोग जो है वहां जाकर रहने लगे। ठीक है, तो जब लोग इस क्षेत्र में कई शताब्दी के बाद यानी कि कई सौ वर्ष के बाद लोग वहां पर रहने लगे तो लोगों को यह समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण या फिर कोई भी चीज, खेत की जुताई वगैरह कोई भी कारण से उन लोगों को जो है रोज ना रोज कुछ ना कुछ मिलता था। कभी कोई खजाना मिल गया, कभी कोई अपरिचित वस्तु जिसको वो लोग पहले कभी नहीं देखा हो ऐसा चीज मिल गया, तो लोग जो है इससे आश्चर्यचकित हो गया और फिर लोग इसके बारे में जानने के लिए एक डायरेक्शन में, एक दिशा में आगे बढ़े और कई लोग सामने आए और इनका खोज करने लगे। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ गई, यानी कि जब वहां पर लोग रहने लगे, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जब दोस्तों वहां पर वो लोग रहने लगे तो या तो नदी के कटाव के कारण हो गया, या फिर खुदाई के कारण, जुताई के कारण, या फिर हो सकता है कोई भी कारण से लोगों को जो है खजाना मिलने लगा, अलग अलग तरीके का चीजें मिलने लगा, तो लोग सोचे कि नहीं यहाँ पर कुछ तो है। फिर इसके बारे में जब खोजबीन करने लगा तभी दोस्तों उन लोगों को जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में पता चला। ठीक है, अब देखिए 2 पॉइंट है जो कि काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहला, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें दिल्ली शहर के बारे में, तो दिल्ली क्या है? एक शहर है, लेकिन दिल्ली क्या है? एक राजधानी भी है। तो अगर कोई पूछे दिल्ली क्या है, तो आप दिल्ली एक शहर है या फिर दिल्ली एक राजधानी है, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर वही चीज है, हड़प्पा जो है एक शहर है। हड़प्पा क्या था दोस्तों? एक शहर का नाम था हड़प्पा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता क्या है? एक, जैसे कि अगर हम लोग बोले दिल्ली सभ्यता, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग दिल्ली सभ्यता बोलेंगे तो ये पूरे भारत को हम लोग क्या बोलेंगे? दिल्ली सभ्यता। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ बोलेंगे दिल्ली तो ये दिल्ली शहर हो गया। ठीक है, तो सेम सिचुएशन उसी के साथ है, यानी कि अगर हम लोग बोलेंगे हड़प्पा तो हड़प्पा एक शहर का नाम है, और जब भी हम लोग बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता तो ये पूरे सभ्यता, यानी कि जो पूरा सभ्यता, इस सभ्यता के अंदर कई शहर था, उन्हीं को हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, हड़प्पा सभ्यता का नाम यानी कि इन सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? तो सिंपल से अपने शब्दों में आपको जवाब यही देना है, क्योंकि जब दयाराम साहनी, क्योंकि आपको पता होगा इसका खोज कब हुआ था, सबसे पहले प्रश्न आपको पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों जब हड़प्पा सभ्यता की खोज होने लगा, जब इसका शुरू हुआ, तो सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों को यानी कि दयाराम साहनी को पता चला था, तो दोस्तों वो हड़प्पा शहर से पता चला था। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा शहर से सबसे पहले इनके बारे में हम लोगों को, यानी कि इस सभ्यता के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। बस सिंपल सा बात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई, यानी कि यह सभ्यता पहली बार हम लोगों को पता चला इन सभ्यता के बारे में,
उसी के नाम पर दोस्तों इसका नाम किया गया है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसका काल निर्धारण यानी कि ये कब से कब तक माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक वजूद में थी। जैसे कि अगर आपको पता जाए कि अंग्रेज भारत में कितने साल तक शासन किया, 200 वर्ष तक, तो वैसी हड़प्पा सभ्यता जो है वो कब से कब तक था, तो दोस्तों 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व मतलब क्या हो गया, ईसा मतलब हो गया ईसा मसीह, या फिर मुस्लिम धर्म में उसको ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोला जाता है। ठीक है, और ईसाई धर्म में ईसा मसीह। तो यहाँ फिर आप जो भी समझिए, तो ईसा पूर्व मतलब हो गया ईसा के जन्म के पहले, यानी कि ईसा के जन्म के 2600 से पहले और 1900 तक, यानी कि लगभग कितना साल हो गया, 700। जी हाँ, 700 साल तक जो है यह हड़प्पा सभ्यता था। चीज आपको समझ में आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ठीक है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी। बस आपको सिंपल यही जवाब देना, बस यही जवाब देना है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं। क्योंकि भाई ये जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे या फिर सिंधु नदी के आसपास या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बगल में थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है कि नहीं। तो यही चीज है, यह सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी। यह इलाका जो है उपजाऊ था। उपजाऊ मतलब यहाँ ये जो इलाका था वो बहुत ही उपजाऊ था। यहाँ पर पैदावार जो है अनाज की पैदावार बहुत ही ज्यादा होती थी। ठीक है, हड़प्पा वासी जो थे, यानी कि हड़प्पा में रहने वाले लोगों को हड़प्पा वासी बोला जाता था। तो दोस्तों वो लोग जो है यहाँ पर खेती किया करते थे, ज्यादातर व्यापार जो है इन्हीं नदी से हुआ करते थे। ठीक है, और लोग जो है वहां पर अपना जीवन यापन करते थे, यानी कि फिशिंग वगैरह, मछली वगैरह भी वहां पर मारते थे, पकड़ते थे। ठीक है, तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है समझ में आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज से तो आपको समझ में आ गया कि जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो लोग जो है दूर दूर तक फैलने लगे, और जब एक जगह ऐसा आया जहां पर वो लोग क्या किए, खुदाई किए, जुताई किए, या फिर कटाव के कारण उन लोगों को अजीब अजीब चीजें जो है मिलने लगी, जिससे वो लोग कहा कि नहीं यहाँ पर तो कुछ तो बात है। तो क्या किया, लोग जो है आगे आने लगे और उनके बारे में खोज करने लगे। ठीक है दोस्तों, उसी समय एंट्री होता है कनिंघम का। जी हाँ, कनिंघम का भ्रम क्यों लिया गया है, क्योंकि ये जो है बीच में इस चीज को छोड़ दिया था। वो हड़प्पा सभ्यता का खोज में तो निकला था, लेकिन बीच में क्या किया, ये मिशन को वो अपना छोड़ दिया। ठीक है, तो पहला एंट्री होता है कनिंघम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कनिंघम क्या था। दोस्तों कनिंघम जो है वो पहले डायरेक्टर जनरल थे। क्या थे, पहले डायरेक्टर जनरल। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का, पुरातात्विक सर्वेक्षण मतलब क्या हो गया, यानी कि लोग जो एक दूसरे, यानी कि कोई इतिहास के बारे में खोज करता है ना, तो उसी को बोला जाता है पुरातात्विक सर्वेक्षण। ठीक है, आप लोग प्लीज इधर उधर का चैटिंग मत कीजिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आप दोस्तों ध्यान से सुनेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, आप अपने शब्दों में आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों को। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बार बार इस चीज को नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखिए तो कनिंघम का क्या भ्रम था। कनिंघम जो है वो क्या था, सबसे पहले तो ये डायरेक्टर जनरल था, साथ ही साथ भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का ये पहला डायरेक्टर जनरल था, मतलब कि पहला डायरेक्टर जनरल था। ठीक है, और ये जो है 19वीं शताब्दी के मध्य में, यानी कि 19वीं सदी के बीच में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किया, यानी कि इनके बारे में खोजबीन जो है शुरू किया। तब पुरातात्विक अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोत, यानी कि तब वो जो पुरातात्विक थे, यानी कि जो टीम थी, यानी कि जो ये डायरेक्टर जनरल के जो टीम थे, वो लोग क्या किस चीज पर विश्वास करते थे दोस्तों, वो जो है साहित्य और अभिलेख। अब साहित्य अभिलेख क्या होता है, तो दोस्तों आज के जमाने में जैसे कि हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या फिर कोई वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं, तो पहले जमाने में जो है इन्हीं चीजों को लिख करके रखा जाता था, उसी को एक प्रकार का रिकॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो कोई लेटर हो गया, कोई पत्र हो गया, या फिर कहीं पत्थर हो गया, कहीं पे दोस्तों पहले के जमाने में जो है लिख करके रखा जाता था, तो उसी को हम लोग जो है अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान वर्ड है, यानी कि पहले के जमाने में कोई भी चीज को लिख करके एक प्रूफ के तौर पर, एक रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता था, तो उन्हीं को जो है अभिलेख बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो टीम था, पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो टीम था, ये टीम ज्यादा किस चीज पर विश्वास करता था, लिखित स्रोत, यानी कि जो लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ क्या होता था, उसी को हम लोग साहित्य या फिर अभिलेख बोलते हैं। तो इन्हीं का जो है ये लोग ज्यादा प्रयोग करते थे और अधिक पसंद करते थे इसका प्रयोग करना। ठीक है, अब आगे देखिए, आरंभिक बस्तियों की पहचान, यानी कि शुरुआत में जो है बस्तियों की पहचान के लिए कनिंघम जो है वो क्या किया, चौथी से लेकर के 7वीं शताब्दी तक, यानी कि 400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि इतना से लेकर के इतना के बीच में वो क्या किया, खोजबीन शुरू किया। यानी कि जब बौद्ध चीन में ज्यादा, कौन सा धर्म ज्यादा है,
बौद्ध धर्म है, ठीक है। तो चीनी बौद्ध धर्म जो है तीर्थ यात्रियों के लिए, यानी कि तीर्थ यात्री मतलब क्या हो गया, जैसे कि मुस्लिम लोग जो है वो क्या करते हैं अपना तीर्थ यात्रा के लिए, यानी कि हज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए मक्का मदीना जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हिंदू लोग जो है वो हिंदू धर्म में ये 4 धाम है, यानी कि वो 4 धाम, जैसे कि रामेश्वरम, दक्षिण में रामेश्वरम हो गया, पूर्व में जगन्नाथपुरी हो गया, पश्चिम में द्वारका हो गया। तो वो लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि मुस्लिम लोग जो है वो हज करने के लिए, यानी कि तीर्थ यात्रा पर कहां जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं। उसी तरीके से हिंदू जो है वो कहां जाते हैं, रामेश्वरम में जाते हैं, जगन्नाथपुरी में जाते हैं, ठीक है, द्वारका में जाते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से जो है बौद्ध धर्म जो है वो भी तीर्थ यात्राओं के लिए जा रहे थे। तो जब वो तीर्थ यात्राओं के लिए जाते थे, कब, 400 से लेकर के 700 ईसा पूर्व के बीच में, तभी जो है उन लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ प्रूफ जो है छोड़ा गया था, ठीक है। तो कनिंघम जो है इसी का प्रयोग किया पहला। दूसरा किया क्या, एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी, यानी कि एक अंग्रेज था जो कि कनिंघम को क्या दिया, हड़प्पा में जो मुहर चलता था उसको दिया, ठीक है। तो उन्होंने जो है इस मुहर पर ध्यान तो दिया पर असफल प्रयास किया, जिससे वो परिचित नहीं थे। कनिंघम हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कनिंघम का भ्रम, यानी कि कनिंघम जो है फिर इस चीज को छोड़ दिया, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा है कि सबसे पहले इनका खोज में कौन निकला था, तो कनिंघम निकला था और वो क्या क्या काम किया आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए एक नवीन प्राचीन सभ्यता, इसको समझते हैं। देखिए 20वीं शताब्दी की शुरुआती में दयाराम साहनी जैसे पुरातात्विदों ने, पुरातात्विद का मतलब भी वही हो गया कि जो इतिहास के बारे में खोजबीन करता, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के जो शुरुआत में थे, तो दयाराम साहनी तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है वो किसने किया था दोस्तों, तो वो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, 1921 ईस्वी में, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातात्विदों ने हड़प्पा सभ्यता में मुहरे की खोज निकाली, यानी कि वो जो है मुहर का खोज कर लिए, ठीक है, जो कि निश्चित रूप से अधिक प्राचीन स्थलों से संबंधित थे, जिसके बारे में निश्चित श्योर कहा जा सकता है ये जो है मुहर काफी पुराना था, यानी कि ये क्या था, प्राचीन स्थलों से संबंधित था, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, रखलदास बनर्जी। आपको ये भी प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा शहर का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 में। और एक दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो, जी हाँ, मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो किसने किया था दोस्तों, ये जो है रखलदास बनर्जी, जिसको हम लोग आर.डी. बनर्जी भी बोलते हैं। रखलदास बनर्जी को आर.डी. बनर्जी भी बोलते हैं। इन्हीं ने जो है मोहनजोदड़ो शहर का खोज किया था। कब किया था अगर पूछा जाए तो 1922, आपको डायरेक्ट टिक लगा देना, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो का खोज जो है रखलदास बनर्जी। कब किया था, 1922 में। तो आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखिए रखलदास बनर्जी जो है वो हड़प्पा सभ्यता से जो मिली मुहर थी उसके समान मुहर जो है वो कहां पर खोज निकाले, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। जिससे अनुमान लगाया गया है कि यह दोनों जो है पुरातन एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग है। और ये मुहर से ही पता लगा कि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर जो है ये एक ही सभ्यता का है, ठीक है। क्योंकि ये रखलदास बनर्जी जो थे वो मोहनजोदड़ो से एक मुहर खोज लिया और वहीं पे जो दयाराम साहनी थे वो हड़प्पा से एक मुहर खोज लिया। और जब दोनों मुहर को मिलाया गया तो उन लोगों को लगा कि नहीं, ये दोनों शहर जो है वो एक ही सभ्यता का है, ठीक है। इन्हीं के समक्ष 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन की खोज की घोषणा कर दी। और इन्हीं के समक्ष में 1924 में, कब, 1924 में एक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे जिसका नाम था जनरल जॉन मार्शल। ये क्या किया, पूरे विश्व की, पूरे दुनिया में जो है सबको बता दिया एक नवीन सिंधु घाटी के बारे में और इनकी खोज के लिए जो है वो घोषणा कर दिया, एकदम खुले तौर पर जो है ऐलान कर दिया इसके खोज के बारे में, ठीक है। देखिए कहानी कितना मजेदार है। अब आगे देखते हैं इसकी खोज कैसे कैसे हुआ, हम लोग समझते हैं। देखिए नई तकनीकें तथा नया प्रश्न, यानी कि जितना टेक्नोलॉजी बढ़ते जाएगा उतना प्रश्न भी पैदा होते जाएगा, बिल्कुल सही बात है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जिसका नाम था जनरल R.E.M. व्हेलर, ये भी क्या थे, पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे। क्या नाम था, जनरल R.E.M. व्हेलर। इसने जो है समस्या का निदान किया। व्हेलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई करने के बजाय टीले स्तर पर विन्यास का अनुसरण अधिक जरूरी होता है, ठीक है। तो वो क्या किया, एक समस्या का निदान किया। वो कहा कि अगर एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई करने के बजाय, यानी कि अगर हम लोग एक यहाँ पर सभ्यता है इसको अगर पूरा को खुदाई करेंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो क्या किया, स्तर विन्यास का, यानी कि एक विन्यास का अनुसरण अधिक जरूरी होता था, उसी चीज को वो समझा। आगे हम लोग देखते हैं। R.E.M. ने सेना के पूर्व, यानी कि सेना के पहले जो है ब्रिगेडियर के रूप में
सैनिक परिशुद्धता को शामिल किया। वो क्या किया? सेना के रूप में किसको शामिल किया दोस्तों? अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो ब्रिगेडियर के रूप में सैनिक परिशुद्धता को शामिल किया। ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान बनने के बाद अब उपमहाद्वीप की सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। ठीक है। कच्छ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुजरात का क्षेत्र। अगर आपको पूछा जाए ये कच्छ जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो कच्छ जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है। तो कच्छ जो कि गुजरात का एक क्षेत्र है, वहां पर जब व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण किया गया यानी कि खोज किया गया तो बहुत सारे हड़प्पाई बस्तियों का पता चला। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, पंजाब और हरियाणा में अन्वेषणों यानी कि खोजों से, अन्वेषणों का मतलब क्या हो गया? खोजों से, यानी कि पंजाब और हरियाणा में खोजों से जो है हड़प्पा स्थलों की सूची में कई नया नाम और कई भी जुड़ गए। ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा में जब खोज करने लगा तो वहां पर जो है हड़प्पा स्थलों में यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर में ही कई सारे जगहों का पता चला, कई सारे नए नामों का पता चला। ठीक है। नया अन्वेषण अभी भी जारी है और अभी भी उनके बारे में खोज जो है जारी है प्रेजेंट में, वर्तमान में। 1980 के बाद हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर विदेशी विशेषज्ञ भी संयुक्त रूप से काम करने लगे हैं। ठीक है। और 1980 के बाद पूरी दुनिया से कहीं पे भी मोहनजोदड़ो का जो है खोज करने के लिए लगभग सब कोई जुटे हुए हैं इनके इतिहास के बारे में पता लगाने के लिए। ठीक है। तो नई तकनीकें तथा नई प्रश्न आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, यानी कि कैटेगराइजेशन ऑफ सर्च, यानी कि कैसे कैसे लोग जो है एक एक चीज को लेकर के इसके बारे में पता लगाया। ठीक है। वैसे तो खोज अभी भी जारी है, लेकिन कैसे कैसे कौन कौन चीजों से आप लोग आगे समझिए कि वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत परिक्त वस्तुएं हैं, यानी कि वर्गीकरण यानी कि जो इस चीज को बांटेगा खोजने के लिए कि भाई तुम जो है पत्थर से पता लगाओ, तुम मिट्टी से पता लगाओ, तुम धातु से, तुम अस्थि से, तुम दांत से, तुम इस चीज से। तो लोग क्या किए? उस चीज को बांटा, यानी कि क्या क्या? वर्गीकरण किया, बांटा और सामान्य सिद्धांत परिक्त वस्तुएं जैसे कि पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत, इसी के आधार पर जो है पुरातात्विद अपने खोजों को अलग अलग वर्ग में बांटते हैं, अर्थात वर्गीकृत करते हैं। यानी कि जो खोज है, यानी कि जो पुरातात्विद है जो खोज करते हैं, तो वो क्या किया? इन सभी चीजों को अलग अलग वर्ग में बांटा। ठीक है। दूसरा आधार, जटिलता के आधार, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। साथ ही साथ पुरातात्विक को यह तय करना पड़ता है कि खोजी गई वस्तुएं औजार है, आभूषण है या फिर दैनिक जीवन की अन्य उपयोगी है। यानी कि जब लोग यहाँ पर खोजने के लिए लगते हैं तो वो क्या सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है पुरातात्विक को यह तय करना पड़ता है कि क्या ये एक औजार है या फिर क्या ये ज्वेलरी है या फिर क्या ये दैनिक जीवन की कोई अन्य वस्तु है, यानी कि जीवन यापन में जो लोग चीजों का प्रयोग करते थे तो क्या ये कोई दूसरा चीज है। तो लोग सबसे पहले ये प्रश्न उठाता है, ये चीज पहले सोचता है। ठीक है। तीसरा, इस बात पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, मतलब कि ध्यान देना होता है कि प्राप्त वस्तु यानी कि जो खोजी गई वस्तु है, यानी कि जो इनमें खोजी गई वस्तु है, पाई गई वस्तु है, ये इसका स्थान कहाँ है, यानी कि हम लोगों को कहाँ से मिला। ठीक है। वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? घर से, कब्र से या फिर नाले से। तो इन चीजों के बारे में ये सवाल हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ता है जवाब, और फिर इनके बारे में एक एक करके हम लोगों को जानकारी देना पड़ता है। यह हो गया आपका दूसरा आधार। ठीक है। अब तीसरा हम लोग समझते हैं व्याख्या की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी कि इसको बताने में क्या क्या समस्या आती है, इसको हम लोग यह समस्या सबसे ज्यादा धार्मिक पड़ता है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस आपके लिए जानकारी के लिए है, इस चीज को आप नोट नहीं कीजिएगा। ठीक है। जो मैं आपको नोट करने को लूंगा उतना ही नोट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, व्याख्या की समस्या, यह समस्या सबसे ज्यादा धार्मिक प्रथा यानी कि रिलीजियस प्रैक्टिस के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आई होती है। यानी कि जब लोग कोई धर्म को फॉलो करते हैं तो ये समस्या सबसे ज्यादा वहीं पे यानी कि उन्हीं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है। खोजों के दौरान पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को कई ऐसे सामान मिल जाते थे जिसका धार्मिक रूप से पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है। यानी कि जब लोग खोज करते थे, पुरातात्विक जब खोज करते थे तो उनको कई ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता था या फिर उनको कई ऐसी चीज मिल जाते थे जिससे वो भी हैरत हो जाते थे कि ये क्या है, आखिर उनको भी पहचान करने में बहुत ही दिक्कत होता था। ठीक है। तो खोज में आभूषणों से लदी हुई मूर्तियां, यानी कि जो मूर्ति थी वो कई ज्वेलरी से, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं कि सोने वगैरह से जो है एकदम सजी हुई है। ठीक है। तो आभूषणों से लड़ी हुई मूर्तियां भी मिली। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मातृ देवियों की संज्ञा दी गई। तो अगर आपको पूछा जाए कि वहां पर किनकी पूजा होती थी तो मातृ देवी की। किनकी? मातृ देवी की। ठीक है। एक प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु का खोज नहीं हुआ था? ठीक है। प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा धातु पाया नहीं जाता। ठीक है। तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या लगाना है दोस्तों? लोहा जो है वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया जाता था। सोना चांदी वगैरह हर चीज पाया जाता था, लेकिन लोहा जो है वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया जाता था। ठीक है। मुहर पर बनाए गए कुछ जानवर, यानी कि मुहर पर जो कुछ जानवर है जैसे कि एक सींग वाला जानवर, इसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, या फिर कुछ मुहरे पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर
योगी की मुर्दा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी इन जानवरों से घिरा दर्शाया गया है। इसको आदि शिव की संज्ञा दी गई है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर हम लोग पैसे वगैरह का मोहर का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर जो है कुछ दूसरा चीज दिया हुआ रहता है, तो यानी कि इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर जैसे कि सिंह वाला जानवर हो गया, इसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है। कुछ मोहर पर जो है पालती योगी को मुद्रा में बैठा दिखाया जाता है, कभी कभी इसे जानवरों से घिरा दर्शाया जाता है, इसको आदि शिव की संज्ञा दी गई है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाई होती होगी, एक मोहर में भी कुछ और, कहीं पे कुछ और, कहीं पे कुछ और, जिससे कि उन लोगों को टेंशन हो जाता होगा। ठीक है, अब आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद, अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पुरानी वेद कौन सी है तो दोस्तों ऋग्वेद। टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुरानी है। ये लगभग 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में संकलित हुआ था, यानी कि 1500 से लेकर के 1000, टोटल 500 साल के अंदर में ये बना था, 500 साल। ठीक है, इसमें रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है जो कि पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। किसके लिए? पौराणिक परंपराओं में, यानी कि मैथोलॉजिकल ट्रेडिशन में शिव के लिए जो है प्रयुक्त एक नाम है। लेकिन शिव के विलोम में रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति यानी कि पशु का मालिक और ना ही योगी के रूप में दिखाया गया है। चीज आपको समझ में आ गई इसके बारे में। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, जो कि हर बार प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हो सके तो आप लोग यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, अगर आपको पूछा जाए कि ये नागेश्वर जो है वो अभी कहाँ पर है, तो दोस्तों नागेश्वर जो है वो गुजरात में है। बालाकोट जो है वो पाकिस्तान में, वैसे प्रश्न आपको पूछा नहीं गया है। ठीक है, चंद्रहुद्रो ये भी पाकिस्तान में है। धौलावीरा गुजरात। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ये आपका भिवियाई, ये दोनों जो है आपका भिवियाई है। ठीक है, ये चीज भिवियाई नहीं है, लेकिन धौलावीरा गुजरात में पाया जाता है। लोथल जो है वो भी गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, कालीबंगर राजस्थान। कालीबंगर कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? राजस्थान में। ठीक है, बनावली जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ पर पाया जाता है? हरियाणा में। तो चीजें आपको समझ में आ गई हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग समझते हैं सभ्यता के पतन का कारण, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। कभी कभी आपको जो है 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता आखिर क्यों खत्म हो गई या फिर इसके पीछे का क्या कारण है। ठीक है, तो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इसको भी हो सके तो नोट जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब आप लोग तो समझ ही गए, क्लाइमेट चेंज, यानी कि वहां पर जो है नदी का अचानक चेंज हो जाना। दूसरा क्या है? वनों की कटाई, जिस कारण हड़प्पा सभ्यता भंग अर्थात सुंदरता खो बैठा। ठीक है, यानी कि जो वनों की जो कटाई होने लगी, मतलब कि जंगल वगैरह की वनों की। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो खत्म हो गई और वहां पर सुंदरता जो है, जो भी सुंदरता थी उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका क्या है? नदियों का सूख जाना। नदियों का सूख जाना, उसके बाद जिस कारण जंगल, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी मारने के कगार पर आ गए हैं। ठीक है, पांचवा है आपका जमीन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, जनसंख्या बढ़ती गई और बहुत सारे भूमि पर खेती की जाने लगी। ठीक है, तो क्या हो गया? जमीन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी और खेती वगैरह जो है बहुत टुकड़े टुकड़े में हो गए और लोग जो है ज्यादा खेती करने लगे। ठीक है, छठा क्या है आपका? पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, यानी कि आर्यों द्वारा आक्रमण। ठीक है, अब देखिए सभ्यता का अंत। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार क्या हो गया कि लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को जो है त्याग दिया गया था। ठीक है, दूसरा क्या है? इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ठीक है, ऐसा लगता है कि हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहेगी। ठीक है, कुल मिलाकर पूरा वस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृति कहा जाता है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है सिल उत्पादन में जानकारी, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है, हर बार आपको प्रश्न में जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको, यानी कि आज हम लोग ये पार्ट 2 था, इससे पहले आपका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आपका क्या था? पार्ट 2 था। उसी तरीके से पार्ट 3 आएगा। तो दोस्तों पार्ट 3 में जो है पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल उत्पादन, उसके विषय में जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग चैप्टर का जो है आपका समाप्त करेंगे। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो भी पार्ट 1 को नहीं देखे पार्ट 1 को देख लीजिएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत कुछ जिसमें पढ़ाए थे। पार्ट 2 तो ये है, पार्ट 3 जो भी आने वाला होगा सभी को देख लीजिएगा। सभी का वीडियो का लिंक, मतलब कि प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको चैनल के नीचे भी मिलेगा, साथ में आपको प्लेलिस्ट में भी जाके मिलेगा, तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।